नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नन्हे के वीकली बुलेटिन के एक और नए एपिसोड में, जहां आज हम बात करेंगे रिपब्लिक टीवी के फाउंडर अर्नब गोस्वामी के गिरफ्तारी के बारे में, जो कि किसी आम प्रशासनिक कार्यवाही से ज्यादा एक राजनीतिक षड्यंत्र दिखाई पड़ती है। जिसके बाद हम बात करेंगे फ्रांस द्वारा आतंकवाद के खिलाफ छेड़ी गई जंग के बारे में। साथ ही आपको विश्व भर के अलग अलग देशों की प्रतिक्रिया भी बताएंगे। जिसके बाद बात होगी यूएस चुनाव से जुड़ी खबरों पे। शुरुआत देश की खबर से। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले एक अभिनेत्री सामने आई थी कुछ सच के साथ, जिसके आधार पर जब बॉलीवुड की नसें खंगाली गईं तो कई सारे सच सामने आए। लगा कि हिंदुस्तान में वास्तव में अभिव्यक्ति की आजादी सभी को है। लेकिन अगले ही पल क्या होता है, अचानक से म्युनिसिपैलिटी जागती है, क्योंकि उन्हें रात में सपने आए होते हैं कि मुंबई में एक घर अवैध है। वो भी क्यों? क्योंकि उसके कुछ मॉडिफिकेशन किए गए हैं और इस गुनाह की वजह से उस अभिनेत्री के कार्यालय को उसकी अनुपस्थिति में गिराने की कोशिश की जा सकती है। ये घटना भारत की आर्थिक राजधानी महाराष्ट्र की है और उस अभिनेत्री का नाम कंगना रनौत है। और संयोग देखिए, कल जिस महाराष्ट्र में यह घटना हुई थी, आज उसी महाराष्ट्र में एक और ऐसी घटना देखने को मिली। बीते दिन 4 नवंबर को रिपब्लिक टीवी के ऑनर अर्नब गोस्वामी को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। और यहाँ भी अचानक से प्रशासन को रात में एक सपना आया कि 2 साल पहले अर्नब से एक अपराध हुआ था जिसका इंसाफ अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है, अगर किसी ने कोई गुनाह किया है तो उसे उसकी सजा भी मिलनी चाहिए। दोनों घटनाएं अगर ध्यान से देखें तो यहाँ इंसाफ से ज्यादा राजनीति की महक आती है, क्योंकि दोनों ने ही सीधे सरकार को चुनौती दी थी। खैर, पूरा मामला क्या है आपको ये बताते हैं। 4 नवंबर की सुबह 6:30 बजे रायगढ़ पुलिस और मुंबई पुलिस की एक टीम अर्नब गोस्वामी के घर पहुंची और उन्हें हिरासत में ले लिया। अर्नब को घर से हिरासत में लेकर स्थानीय एनएम जोशी मार्ग पुलिस स्टेशन में कागजी कार्रवाई पूरा करने की जिम्मेदारी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट सचिन वाजे को सौंपी गई थी। आत्महत्या के लिए उकसाने का यह मामला 2018 का है, जब 53 साल के अन्वय नाइक और उनकी मां कुमुद नाइक ने अलीबाग में अपने बंगले में खुदकुशी कर ली थी। खुदकुशी के लिए अन्वय नाइक ने एक पत्र में 3 लोगों को जिम्मेदार ठहराया था। अन्वय के सुसाइड पत्र के मुताबिक अर्नब गोस्वामी, फिरोज शेख और नितेश सारडा को जिम्मेदार बताते हुए लिखा था कि मेरे मेहनताने के 5 करोड़ 40 लाख रुपए अभी तक नहीं मिले, जिसकी वजह से मैं कर्ज में डूबा हूं। अन्वय नाइक कॉन्कॉर्ड डिजाइन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर थे। अन्वय की मां कुमुद नाइक भी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में थी। कॉन्कॉर्ड डिजाइन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने रिपब्लिक टीवी के स्टूडियो और दफ्तर के डिजाइन का काम किया था। अन्वय नाइक की पत्नी के मुताबिक इस काम के बदले कॉन्कॉर्ड डिजाइन कंपनी ने जो बिल दिया था उसका भुगतान रिपब्लिक टीवी ने नहीं किया। अन्वय के सुसाइड नोट के मुताबिक 5 करोड़ 40 लाख रुपए का भुगतान नहीं करने से उन्हें आर्थिक नुकसान हुआ और आर्थिक तंगी की हालत हो गई। उस वक्त रिपब्लिक टीवी ने यह स्पष्ट किया था कि कॉन्कॉर्ड डिजाइन के साथ हुए करार के मुताबिक उन्हें पूरा भुगतान कर दिया जा चुका है। इस खुदकुशी के बाद अन्वय की पत्नी की शिकायत और सुसाइड नोट के आधार पर अलीबाग पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया था। पर्याप्त सबूत न मिलने और आरोपों में तथ्य न मिलने से रायगढ़ पुलिस ने केस की क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार भी किया था। मई 2020 में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने अन्वय नाइक की बेटी अदन्या नाइक की लिखित शिकायत पत्र के आधार पर एक बार फिर से केस की जांच शुरू करने का आदेश दिए और मामला क्राइम ब्रांच को सौंप दिया, जिसके बाद 4 नवंबर को अर्नब को गिरफ्तार कर लिया गया। अब देखने वाली बात यह है कि इस पूरी घटना का अंतिम परिणाम क्या आता है। चलिए बढ़ते हैं फ्रांस की खबर की ओर। आतंकवाद के खिलाफ फ्रांस ने एक बड़ी लड़ाई छेड़ दी है और ये लड़ाई वास्तव में एक बड़ा रूप ले रही है। बीते दिन एक सैन्य ऑपरेशन के दौरान फ्रांस ने अलकायदा से जुड़े 50 से अधिक आतंकवादी मार गिराए हैं। फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली ने ट्वीट कर जानकारी दी। आपको बता दें कि पिछले दिनों फ्रांस में एक टीचर ने क्लास के अंदर पैगंबर मोहम्मद साहब का एक कार्टून दिखाया था, जिसके बाद एक स्टूडेंट ने उस टीचर का कत्ल कर दिया था। हालांकि उसके बाद स्टूडेंट को भी पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया था। इस वारदात के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने इसे इस्लामी आतंकवाद करार दिया था, जिसके बाद फ्रांस में हिंसा का माहौल भी उत्पन्न हुआ। वहां लगी आग की लपटें भारत में भी देखने को मिली। मुंबई में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के खिलाफ प्रदर्शन भी हुए, साथ ही सड़क पर उनके पोस्टर्स भी पैरों तले रौंदे गए। असल में फ्रांस में मैक्रोन द्वारा इस्लामी आतंकवाद के खिलाफ उठाए गए कदमों से विश्व के अलग अलग मुस्लिम समुदाय नाराज दिखे। इसी श्रृंखला में भारतीय मुसलमानों ने भी अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि भारत को फ्रांस के साथ सभी प्रकार के व्यापारिक संबंध तोड़ देने चाहिए। हालांकि मैक्रोन ने भी इन घटनाओं पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। मैक्रोन ने कहा कि एक कार्टून के बहाने हम कहीं से भी हिंसा को बढ़ावा नहीं दे सकते। जो हुआ गलत हुआ। फ्रांस द्वारा आतंकवाद की इस लड़ाई में बड़े बड़े देश फ्रांस के साथ खड़े हो रहे हैं, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि जिस फ्रांस को मुस्लिम इस्लाम विरोधी बता रहे हैं, फिर उसी के समर्थन में विश्व का सबसे बड़ा इस्लामिक देश क्यों आया?
चलिए इसके बारे में विस्तार से बात करते हैं। फ्रांस में पैगंबर मोहम्मद के कार्टून छापने को लेकर तमाम मुस्लिम देशों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन इस बीच यूएई के विदेश मंत्री ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन का रुख का समर्थन किया। यूएई के विदेश मंत्री अर्नब गार्गास ने सोमवार को दिए एक इंटरव्यू में कहा है कि मुस्लिमों को मैक्रोन की पश्चिमी समाज के अनुकूल ढलने की बात मान लेनी चाहिए। जर्मन डेली डाई वेल्ट को सोमवार को दिए गए एक इंटरव्यू में अर्नब गार्गास ने कहा, मैक्रोन ने अपने भाषण में जो कुछ भी कहा है मुस्लिमों को उसे ध्यान से सुनने की जरूरत है। मैक्रोन पश्चिम में मुस्लिमों को अलग थलग नहीं करना चाहते हैं और वह अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। उन्होंने कहा कि मुस्लिमों को पश्चिमी देशों में ज्यादा बेहतर तरीके से ढल जाने की जरूरत है। यूएई के विदेश मंत्री ने कहा, फ्रांस का अधिकार है कि वो आतंकवाद और सामाजिक दूरियों से लड़ते हुए इसे हासिल करे। गार्गास ने फ्रांस के राष्ट्रपति पर लग रहे इस आरोप को खारिज कर दिया है कि वो फ्रांस में रह रहे मुसलमानों को निकालना चाहते हैं। यूएई के मंत्री का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब अरब और मुस्लिम देशों में मैक्रोन के इस्लाम पर की गई टिप्पणी को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। मैक्रोन ने पैगंबर मोहम्मद के कार्टून के छपने का बचाव किया है और कहा कि फ्रांस में सभी तरह के मतभेदों का सम्मान किया जाएगा। मैक्रोन ने फ्रांस के नीस शहर में हुए हमले को इस्लामिक हमला करार दिया था। फ्रांस की सरकार ने अब एक ऐसा बिल भी लाने की बात की है जिसके तहत इस्लामिक कट्टरपंथ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी और अलगाववादी गतिविधियों पर नकेल कसी जाएगी। कई कट्टरपंथी संगठनों पर पहले ही बैन लग चुके हैं। इस बिल के बारे में आपको आगे विस्तार से बताएंगे। इससे पहले अबू धाबी के क्राउन प्रिंस और यूएई सेना के डिप्टी सुप्रीम कमांडर मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने फ्रांस के नीस शहर में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की थी। क्राउन प्रिंस ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से टेलीफोन पर बातचीत की और आतंकी हमले के पीड़ित के प्रति अपनी संवेदना जाहिर की। क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद ने कहा कि इस तरह की गतिविधियां शांति, सहिष्णुता और प्यार का पाठ पढ़ाने वाले सभी धर्मों के सिद्धांतों और मूल्यों के खिलाफ है। क्राउन प्रिंस ने हेट स्पीच को सीधे तौर पर खारिज करते हुए कहा है कि इससे लोगों के आपसी रिश्ते को नुकसान पहुंचता है और आतंकवादी विचारधारा को बढ़ावा मिलता है। यूएई के क्राउन प्रिंस ने कहा कि अपराध, हिंसा और आतंकवाद का किसी भी तरह से बचाव करना गलत है। शेख मोहम्मद ने कहा कि पैगंबर मोहम्मद के लिए मुसलमानों के मन में अपार आस्था है, लेकिन इस मुद्दे को हिंसा से जोड़ना और इसका राजनीतिकरण करना बिल्कुल अस्वीकार्य है। हालांकि मुस्लिम देशों में फ्रांस के खिलाफ तेज हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच अल जजीरा को दिए गए इंटरव्यू में मैक्रोन ने कहा था कि वो कार्टून को लेकर मुस्लिमों की भावना को समझते हैं और उनका सम्मान भी करते हैं, लेकिन लोगों को उनकी भूमिका भी समझनी चाहिए। मैक्रोन ने कहा था, मुझे अपने देश में शांति भी कायम रखनी है और लोगों के अधिकारों की सुरक्षा भी करनी है। मैं हमेशा अपने देश में लिखने, पढ़ने, बोलने और सोचने की आजादी का बचाव करता हूं। अब इसी श्रृंखला में फ्रांस ने तुर्की के अल्ट्रा नेशनलिस्ट ग्रुप ग्रे वुल्स पर प्रतिबंध लगाने के ऐलान के बाद अब फ्रांस एक ऐसा कानून पेश करने जा रहा है जिससे मुस्लिम देशों के साथ शायद उसके विवाद और भी ज्यादा बढ़ जाएं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन पहले ही कट्टरवादी सोच पर लगाम लगाने के लिए बड़े कानून लाने की बात कर चुके हैं। अब आंतरिक मामलों की मंत्री गोराल्ड डार्मेनन ने सरकार की इस तैयारी का खाका पेश किया है। उन्होंने बताया कि सरकार एक ऐसा बिल संसद में रखने जा रही है जो धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव पर पूरी तरह रोक लगाएगा। बिल के बारे में जानकारी देते हुए मंत्री गेराल्ड ने बताया कि यदि किसी पुरुष ने महिला डॉक्टर से इलाज करवाने से मना किया है तो उसे 5 साल तक की कैद हो सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। यही बात महिलाओं पर भी लागू होगी, यानी अगर वह किसी पुरुष डॉक्टर से उसे लिंग के आधार पर इलाज करवाने से इनकार करती है तो उन्हें भी इस कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। गेराल्ड ने यह भी साफ कर दिया कि सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी जो अधिकारियों पर दबाव डालते हैं या जो शिक्षकों के पाठ को मानने से इनकार करते हैं। फ्रांस के इस कदम का विरोध भी शुरू हो चुका है। सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में मुस्लिम ट्वीट करके फ्रांसीसी मंत्री के इस बयान की आलोचना कर रहे हैं। उनका कहना है कि महिलाओं को पुरुष डॉक्टर से इलाज के लिए मना करने का पूर्ण अधिकार है। साथ ही उन्होंने 5 साल की सजा और जुर्मानों पर भी सवाल उठाए हैं। इससे पहले गोराल्ड ने तुर्की के ग्रे वुल्स ग्रुप के प्रतिबंध का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि इस संबंध में एक प्रस्ताव बुधवार को फ्रांसीसी कैबिनेट में रखा जाएगा। इस समूह पर प्रतिबंध लगाना बेहद जरूरी है। यदि प्रस्ताव पारित होता है तो समूह के किसी भी कार्य या बैठक आयोजित करने पर जुर्माना या कारावास का रास्ता साफ हो जाएगा। वहीं फ्रांसीसी सांसद येल ब्रॉन पिवेट ने भी इस पहल पर खुशी जाहिर की है। उनका कहना है कि ऐसे समूहों की हमारे देश में कोई जरूरत नहीं है। हालांकि अभी भी फ्रांस आतंकवाद को लेकर अपने फैसले पर अडिग है। अब देखना यह है कि यह जंग कब और कैसे खत्म होती है।
अब बात यूएस चुनाव से जुड़ी। अमेरिका में चुनाव का माहौल है। दो बड़े राजनेता आमने सामने हैं, रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके प्रतिद्वंदी डेमोक्रेटिक पार्टी के जॉय बिडेन। इसके अलावा भी मैदान में दो प्रतिद्वंदी और हैं, लिबर्टेरियन पार्टी की जो जोर्गेनसन और ग्रीन पार्टी के होवी हॉकिंस। लेकिन अगर देखें तो मुकाबला राष्ट्रपति ट्रंप और जॉय बिडेन के ही बीच है। अमेरिका में चुनाव हो चुके हैं और वोटों की गिनती भी जारी है, जिसमें अभी तक के वोटों की गिनती में जॉय बिडेन राष्ट्रपति ट्रंप से 50 इलेक्टोरल वोट से आगे चल रहे हैं। जहां जॉय बिडेन अभी तक अर्थात 6 नवंबर के सुबह 10 बजे तक 264 इलेक्टोरल वोट पर हैं, वहीं राष्ट्रपति ट्रंप 214 इलेक्टोरल वोट पर हैं। और जो लड़ाई अब तक कांटे की दिख रही थी, अब वह एक तरफा दिखाई देने लग रही है और अभी तक जॉय बिडेन के जीतने के आसार अधिक दिखाई पड़ रहे हैं। अब इस चुनाव का अंतिम परिणाम क्या होता है वो आपको बताएंगे अगले शनिवार को। फिलहाल आज के इस वीडियो में तो बस इतना ही। मिलते हैं अगले शनिवार सप्ताह भर की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।